चलिए दोस्तों, कल आपका पूरा प्रॉपर वे में वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। नेट इशू की वजह से पूरी क्लास आपका नहीं हो पाया था, जिसके कारण आज फिर से हम वीडियो आपके तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कल नेट की वजह से पूरा वीडियो आप तक नहीं पहुंच चुका। चलिए बिना समय गंवाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, विचार कीजिए 15वीं शताब्दी में यूरोप में भौगोलिक खोज की शुरुआत पुर्तगाल एवं स्पेन से हुई मानी जाती है। चलिए कल के भी क्लास में पढ़ाए थे, लेकिन नेट की वजह से वो प्रॉब्लम में नहीं हो पाया। चलिए आज शुरू से हम पढ़ाते हैं। सुनिए, 15वीं शताब्दी की बात करें यानी 1400 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक के बीच के काल को हम लोग 15वीं शताब्दी कहते हैं। 15वीं शताब्दी में बात किया जाए तो 15वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई थी। यूरोप में भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई थी। और भारत की बात करें, सब भारत को ही खोजने निकला था। सबों ने, यूरोप वासियों ने भारत की ही खोज करने के लिए निकला था। इसके पीछे कारण क्या है, इसको जान लीजिए। यूरोप के दो देश, एक पुर्तगाल और एक स्पेन, ये दोनों देश ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई भौगोलिक खोज में। और सर्वप्रथम पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यू डियाज थे, जो 1487 ईस्वी में भारत को खोजने निकले। लेकिन उसे भारत मिला नहीं, बल्कि वो अफ्रीका पहुंच गया। अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुंच गया और दक्षिण तट का ये नाम केप हॉप गुड ऑफ रख दिया। दक्षिण तट का नाम केप हॉप गुड ऑफ रख दिया और इसे भारत मिला नहीं। फिर वापस लौट कर चला गया। फिर एक स्पेन निवासी थे कोलंबस, जो 1492 ईस्वी में भारत को खोजने निकले। सबों ने भारत को खोजने निकला, लेकिन जल्दी सफलता मिलता नहीं, मेहनत करना पड़ता। इसलिए धैर्य बना रखिए, मेहनत कीजिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगा। इसलिए देखिए, यूरोपवासी जानते थे कि भारत किधर है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं जानते थे। प्राचीन काल से ही यूरोप के लोग भारत आते थे, जानते हैं। लेकिन एक नया रास्ता, एक नया उत्पन्न कर लिए उसको समस्या पैदा हुआ। देखिए आगे चलते, देखिए कौन कौन से यात्री भारत के लिए रवाना हुए, देखते हैं। चलिए, स्पेन निवासी कोलंबस 1492 ईस्वी में भारत की खोज के लिए निकले, लेकिन उसने अमेरिका की खोज कर डाली और अमेरिका के लोग को रेड इंडियन कहकर संबोधित किए और अमेरिका को नई दुनिया की संज्ञा दे डाली। बोला एक नया पृथ्वी पर एक अजूबा आदमी कहाँ से आ गया। उसने एक नई दुनिया की संज्ञा दे डाली अमेरिका को, और उसने भारत की खोज नहीं हो पाया। तो हमसे पहला क्वेश्चन करता है कि विचार कीजिए, एक नंबर में 15वीं शताब्दी में यूरोप में भौगोलिक खोज की शुरुआत पुर्तगाल एवं स्पेन से। हाँ, ये दो देश सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाए, जिसके कारण हम मान सकते हैं कि 15वीं शताब्दी में यूरोप में भौगोलिक खोज की शुरुआत पुर्तगाल एवं स्पेन से हुई मानी जाती है। ये बात सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, वर्ष 1492 ईस्वी में स्पेन निवासी कोलंबस भारत को खोजने के लिए निकला। हाँ, भारत को खोजने निकला, सही बात है, लेकिन उसने रूस की खोज कर नहीं, रूस ने बल्कि वो अमेरिका की खोज करता था। अगर यहाँ अमेरिका रह जाता तो सही होता। मेरा क्या है, 2 नंबर गलत है। तो आप ध्यान में रखिएगा, 15वीं शताब्दी में यूरोप में भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई, सही है। 1492 ईस्वी में स्पेन निवासी कोलंबस भारत को खोजने निकला, ये भी सही है, लेकिन वो रूस की ने बल्कि अमेरिका की खोज कर ली। गलत हो गया। 2 नंबर कहता उपयोग में से कौन सा कथन सही है, सत्य केवल एक है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आया था, जबकि दूसरा पुर्तगाली यात्री निम्न में से कौन था। बात किया जाए, कोलंबस के बाद अगला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था, जिसने भारत को खोजने निकला। और वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत पहुंचा। तो वास्को डी गामा जब भारत को खोजने निकला, उसको भी भारत नहीं मिला, लेकिन जब वो हिंद महासागर में पहुंच गया, तो हिंद महासागर में एक गुजरात का पथ प्रदर्शक था अब्दुल मुनीत, उससे मुलाकात हो गया। उस मुलाकात ने वास्को डी गामा को भारत पहुंचाने में आसान बना दिया। लेकिन शुरुआती दौर में उसे भी परेशान हुआ, लेकिन उस मुलाकात की वजह से वो अपने सफलता हासिल कर पाए। तो अब्दुल मुनीत की सहायता से 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत पहुंचे। वास्को डी गामा जब भारत पहुंचे तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे, यानी मलाबार तट पर पहुंचे। वहाँ के राजा थे जोमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया। तो पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा हो गया, जो भारत आने वाला था। लेकिन उसी के जब रास्ता खोज लिया गया, तो उसी के रास्ता पर चलते हुए दूसरा यात्री
अल्वेज कैप्राल हुआ जो कि 1500 ईस्वी में भारत आया। तो हमसे पूछा जाता है कि प्रथम पुर्तगाली जाति वास्को डी गामा भारत आया, वो तो सही है, जबकि दूसरा पुर्तगाली जाति में से कौन था? तो दूसरा पुर्तगाली जाति बात करें, दूसरा पुर्तगाली है अल्वेज कैप्राल। अल्वेज कैप्राल 1500 ईस्वी में आए थे, जबकि वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को आए थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे बात करें, अगर वास्को डी गामा की बात करें तो वास्को डी गामा कुल मिलाकर भारत 3 बार आए थे। एक बार 1498 ईस्वी में, एक बार 1502 ईस्वी में, एक बार 1524 ईस्वी में, यानी कुल मिलाकर 3 बार। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है विचार कीजिए, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक अल्बुकर को माना जाता है। सुन लीजिए थोड़ा सा। भारत में जब पुर्तगाल पर प्रथम यात्री वास्को डी गामा भारत आए, तो जब वो जाने लगे तो संदेश के तौर पर वहाँ मसाला उसको दे दिया गया, और मसाला लेकर वह पुर्तगाल चले गए, और पुर्तगाल के बाज़ार में उस मसाला को बेचा गया। तो उस मार्केट में उसको 60 गुना मुनाफा पैदा हुआ। 60 गुना जब मुनाफा पैदा हुआ तो ये उस बाज़ार में, पुर्तगाल के बाज़ार में ये आग की तरफ फैल गया। जब आग की तरफ फैल गया तो वहाँ के लोगों ने मसाला के व्यापार के लिए भारत के संबंध स्थापित किया। तो इसलिए उसने एक कंपनी की स्थापना किया, जिस कंपनी का नाम था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 ईस्वी में किया गया, और भारत और पुर्तगाल के बीच मसाला पर व्यापार करना प्रारंभ किया। इसी दौरान भारत में पुर्तगाली लोग ने अपने देखरेख के लिए, अपने कंपनी को चलाने के लिए गवर्नर नियुक्त किया। तो प्रथम गवर्नर की बात करें, प्रथम गवर्नर अल्मीरा था। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर की बात करें तो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर अल्मीरा था। और अल्मीरा की बात करें तो अल्मीरा जब आया तो उसने कुछ खास अहम रोल नहीं निभा पाया, लेकिन एक इसका इम्पोर्टेंट काम था ब्लू वाटर पॉलिसी। इसने एक ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। उस नीति के तहत होता है कि समुद्र में ही दूसरे देश का सामान खरीद लिया जाता है। चलिए इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद अगला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया अल्बुकर। अल्बुकर की बात करें तो अल्बुकर को ध्यान में रखिएगा, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य वास्तविक संस्थापक बनकर आया अल्बुकर। अल्बुकर जब भारत में दूसरा पुर्तगाली साम्राज्य बनकर 1509 ईस्वी में आया। जब 1509 ईस्वी में आया तो उसने क्या किया, गोवा के बीजापुर के सुल्तान से उसने क्या किया, बीजापुर छीन लिया। यानी वहाँ के संस्थान बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह थे। तो यूसुफ आदिल शाह से बीजापुर के सुल्तान बीजापुर को अपने पुर्तगाली साम्राज्य में मिलाने का काम किया। बीजापुर गोवा में पड़ता है, तो गोवा के क्षेत्र को उसने जीत लिया। यानी 1510 ईस्वी में गोवा पर अपना अधिपत्य जमा लिया, जिसके कारण से भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर को। तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर को माना था। और ये याद रखिएगा, दूसरा नंबर, अल्बुकर ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में गोवा छीन लिया। ये भी बात सही है कि यानी 1510 ईस्वी में गोवा छीन लिया था। और उसका जब 1510 से लेकर 1561 ईस्वी तक गोवा पर पुर्तगाल का अधिकार रहा, लेकिन 1561 ईस्वी में पुर्तगाल ने गोवा को अपने चंगुल से मुक्त कर दिया। और 1561 ईस्वी में जब गोवा पुर्तगाल से मुक्त हो गया, उसके बाद 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत क्या किया, गोवा को संघ शासित क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। लेकिन बाद के दिनों में जाकर 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा को 25वां राज्य बनाया। यानी 56वां संविधान संशोधन 1987 ईस्वी के तहत गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 3 नंबर सही है कि 1961 में गोवा को पुर्तगाली प्रभाव से मुक्त कराकर भारतीय संघ में शामिल किया गया। ये बात सही है। अगला है, भारत में काटेज व्यवस्था लागू करने का श्रेय पुर्तगाली को दिया था। हाँ, ये भी सही है। भारत में जब पुर्तगाल का आगमन हुआ तो पुर्तगाल ने तंबाकू, आलू, काटेज व्यवस्था, प्रिंटिंग प्रेस, जहाज निर्माण इत्यादि की शुरुआत पुर्तगाल ने भारत में आने के बाद हुआ। ये चारों सही है, इस चारों स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह के समय मुगल के साथ पुर्तगाल का संबंध स्थापित हुआ। देखिए अकबर की बात करें, अकबर के शासनकाल में पुर्तगाल का संबंध काफ़ी बेहतर था, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा अकबर। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अकबर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता निम्न में से किस शासक ने पुर्तगाल को भटकल में दुर्ग बनाने की अनुमति दी। देखिए एक है विजयनगर सम्राट।
विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने मिलकर किया। एगो हरियर, एक बुक्का। हरियर और बुक्का की बात करें, उसका पिता का नाम था संगम, तो संगम के नाम पर ही संगम राजवंश की स्थापना की। तो विजयनगर साम्राज्य में एक महान शासक हुए कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय ने पुर्तगाल के शासक को भटकल में दुर्ग बनाने की अनुमति दिया। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। उसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, निम्न में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या कर वसीन एवं दूप पर अधिपत कर दिया। देखिए पुर्तगाली गवर्नर की बात करें, 3 पुर्तगाली गवर्नर इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण रोल अदा किया। पहला था अल्मीरा। 1505 में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। दूसरा था अलबुकर। 1509 ईस्वी में भारत में गवर्नर बनकर आया। तीसरा था नीनो दी कुन्ना। नीनो दी कुन्ना की बात करें तो 1529 ईस्वी में भारत का गवर्नर बनकर आया। लेकिन 1529 ईस्वी में नीनो दी कुन्ना द्वारा क्या किया, गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या कर डाला। जब वो दोनों नौ की यात्रा कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे, उसी दौरान उसने चाकू मारकर बहादुर शाह की हत्या कर लिया और बहादुर शाह की हत्या कर वसीन एवं दूप पर अधिपत कर लिया। वसीन की बात करें, वसीन को 1534 ईस्वी में एवं दूप पर 1535 ईस्वी में अधिपत कर लिया, यानी अपने क्षेत्र में मिला लिया। उसके बाद इसी ने नीनो दी कुन्ना ने भारत की राजधानी, पुर्तगाल की राजधानी कोचिन को बनाया। यानी कोचिन पहले हुआ करता, शुरुआती दौर में पुर्तगाल की राजधानी कोचिन हुआ था, लेकिन जब 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया गया, तो अगला राजधानी गोवा को बनाया गया। यानी नीनो दी कुन्ना के शासनकाल में पुर्तगाल की राजधानी गोवा को बनाया गया। तो हमसे पूछा जाएगा किसने हत्या किया था, इसका सही आंसर होगा नीनो दी कुन्ना। तो अलबुकर, देखिए अल्मीरा की याद रखिएगा, प्रथम भारत में पुर्तगाली गवर्नर कौन था, अल्मीरा। अलबुकर ने का एक इम्पोर्टेंट काम क्या है, तो 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया। गोवा को यूसुफ आदिल शाह से बीजापुर का क्षेत्र छीन के अपने साम्राज्य में ला लिया, ये इंपॉर्टेंट है। और नीनो दी कुन्ना से ये याद रखिएगा, इसने गोवा को राजधानी, पहले पुर्तगाल की राजधानी कोची हुआ करता था, लेकिन नीनो दी अपने शासनकाल में अपनी राजधानी गोवा को बनाया, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का जापान के साथ व्यापारी स्थापित करने का श्रेय किस यूरोपीय कंपनी की जाता है। देखिए प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था अल्मीरा। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था अल्मीरा। तो अल्मीरा जब भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था, तो उसने एक नीति लाई थी। उस नीति का नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था, तो समुद्र में ही क्या करा जाता था, जो दूसरे देश का लोग व्यापार करने आता था, उसके सामान को खरीद लिया जाता था और उस दूसरे देश को भारत में आने नहीं देता था। समुद्र में ही सामान खरीद कर और अपने माध्यम से भारत में उस सामान को बेचा करते थे। तो भारत में जापान के साथ व्यापार स्थापित करने का श्रेय किस यूरोपीय कंपनी को जाता, पुर्तगाल को। और जापान के लोग जब व्यापार करने आते तो पुर्तगाल उसे जाने देता, यानी अपने उसके माध्यम से खरीद कर और उसके श्रेय से वो अपने भारत तक पहुँचाते थे, यानी श्रेय पुर्तगाल को जाता है। याद रखिएगा, भारत का जापान के साथ व्यापारी स्थापित करने का श्रेय किस यूरोपीय कंपनी को प्राप्त है, तो पुर्तगाल को। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत की यात्रा करने वाला प्रथम डच यात्री कौन था। तो भारत की यात्रा करने वाला प्रथम डच यात्री था कार्नियल हॉटमैन। कार्नियल हॉटमैन की बात करें तो कार्नियल हॉटमैन 1596 ईस्वी में, 1596 ईस्वी में, यानी 1596 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत आया था। तो पूछा जाएगा कौन सा डच यात्री सर्वप्रथम भारत आया था, तो कार्नियल हॉटमैन आया था। कब आया था, 1596 ईस्वी। 1596 ईस्वी में कार्नियल हॉटमैन भारत आया था। और बात किया जाए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में किया गया। 1602 ईस्वी में किया गया और डचों ने भारत में कपड़ा के वस्त्र, यानी कपड़ा की खरीद बिक्री, कपड़ा पर व्यापार करना प्रारंभ किया। जैसे पुर्तगालों ने मसाला पर व्यापार प्रारंभ किया, उसी तरह डचों ने भारत में कपड़ा का व्यापार करना प्रारंभ किया। अगला है, विचार कीजिए कि भारत से वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों, हाँ सही है, डचों ने ही भारत में निर्यात का वस्तु कपड़ा को यानी वस्त्र को बनाया। और भारत में प्रथम डच फैक्ट्री 1605 ईस्वी में इस मुस्लिमपट्टनम में स्थापित हुआ। देखिए डच कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ। 1602 ईस्वी में जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ, उसके बाद भारत में 1605 ईस्वी में मुस्लिमपट्टनम में अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया। इस प्रकार एक भी सही है, दो भी सही है, इस प्रकार हम कथन कर देते हैं एक और दो सही, यानी इस पर सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
कहता है निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम का प्रथम शासक था। बात किया जब फोर्ट विलियम का प्रथम शासक कौन था, चार्ल्स आयर था। गेराल्ड अंगियार की बात करें तो बॉम्बे का संस्थापक कौन था, तो गेराल्ड अंगियार था। याद रखिएगा, बॉम्बे का शासक कौन था, तो बॉम्बे का शासक गेराल्ड अंगियार था। और रोल्फ फिच की बात करें, रोल्फ फिच प्रथम अंग्रेज यात्री था जो भारत आया था। तो पूछेगा सर्वप्रथम कौन सा अंग्रेज यात्री भारत आया था, तो रोल्फ फिच आया था। किसके शासनकाल में आया था, तो अकबर के शासनकाल में आया था। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला है 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मुगल सम्राट फोक्सियर की बात करें तो फोक्सियर का शासनकाल 1713 से लेकर 1719 तक, 1713 से लेकर 1719 तक था। तो मुगल सम्राट फोक्सियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाला शिष्टमंडल का मुखिया जॉन सुनवन था। हाँ सही था, जॉन सुनवन फोक्सियर के पास जब पहुंचा तो उस समय मुगल सत्ता पर फोक्सियर काबिज था। तो इसने मुगल सत्ता यानी फोक्सियर से व्यापारिक छूट का अनुमति मानी। तो फोक्सियर ने मुगलों को यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को उसने व्यापारिक छूट 1717 ईस्वी में प्रदान किया। और यही 1717 ईस्वी में जब व्यापारिक छूट प्रदान किया गया तो ये अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा साबित हुआ। यही अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा साबित हुआ। अगला देखिए, अगला कहता है प्रथम कर्नाटक युद्ध 7 वर्षीय युद्ध से प्रभावित था। देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात किया जाए तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हुआ था 1758 से लेकर 1763। तृतीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हुआ था 1758 से लेकर 1763। जब तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से लेकर 1763 ईस्वी तक 63 ईस्वी हुआ था, तो इस दौरान फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध हुआ था और ये युद्ध 7 वर्षीय युद्ध से प्रभावित था। ये बात सही था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें, ये कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत ही एक वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था 1760 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो इसकी समाप्ति हुआ था। तो पूछेगा तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था, तो पेरिस की संधि के तहत हुआ था। किस संधि का, पेरिस की संधि के तहत 1763 ईस्वी में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। लेकिन हम एक बार फ्रेश कर देते हैं। देखिए 3 कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। कितना कर्नाटक युद्ध लड़ा गया, 3 कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1748 के बीच लड़ा गया, प्रथम कर्नाटक युद्ध। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक लड़ा गया। और तृतीय कर्नाटक युद्ध बात किया तो तृतीय कर्नाटक युद्ध लड़ा गया 1758 से लेकर 1763, 1758 से लेकर 1763। ये याद रखिएगा कब कौन सा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया, तो 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए। सबसे पहले तो ये याद रखें कितने कर्नाटक युद्ध लड़ गए, 3 को। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो प्रथम कर्नाटक का युद्ध ऑस्ट्रिया के युद्ध से प्रभावित रहा। तो पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक का युद्ध किस युद्ध से प्रभावित था, तो बोलेंगे ऑस्ट्रिया के युद्ध से। और प्रथम कर्नाटक युद्ध की किस संधि के समाप्त हुआ, तो बोलेंगे एला सापला की संधि। बस 2 गो क्वेश्चन प्रथम कर्नाटक युद्ध से रखना, ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना। जो पढ़ाते हो डाटा हम खाली पढ़ा रहे हैं, डाटा को आप कलेक्ट करके रख लीजिए। आपसे परीक्षा में सिर्फ डाटा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ, तो बोलेंगे एला सापला की संधि के तहत। कौन सी संधि के साथ, एला सापला की संधि के तहत। और पूछेगा तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ, तो बोलेंगे पेरिस की संधि तहत। पेरिस की संधि कब समाप्त हुआ, 1763 ईस्वी में। देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा क्या गया, तृतीय कर्नाटक युद्ध यूरोप के 7 वर्षीय युद्ध से प्रभावित था। हाँ, तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1758 से लेकर 1763 के बीच, तो 63 के बीच हुआ था। तो इस समय यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध चला। एक मात्र नाम था कि भारत के एक हिस्सा है कर्नाटक, उस क्षेत्र नाम दिया गया, लेकिन असली लड़ाई तो विदेश में हो रहा था, यानी यूरोप और फ्रांस के बीच हो रहा था। तो 7 वर्षीय युद्ध से प्रभावित था, ये भी सही है। अगला है डेनिश कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए असफल रही और 1845 ईस्वी तक अपनी सारी फैक्ट्री को अंग्रेज को बेचकर चली गई। सुन लीजिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था, 1616 ईस्वी में हुआ था। देखिए इस समय तक ढेर सारे यूरोपीय कंपनी भारत में आगमन कर चुका था और सबों में कंपटीशन की दौड़ उत्पन्न हुई थी। कंपटीशन के दौर में सब आगे निकलना चाहते थे। इसी दौर के दौरान डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी पिछड़ गए और पिछड़ने के बाद ये बुरी तरह से एक तरह से समझिए कि दिवालिया होने के कगार पर आ गए। तो दिवालिया होने के कगार पर हो गए, तो जिस कारण डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना सारा फैक्ट्री 1845 में अंग्रेजों को बेचकर चला गया।
तो इस प्रकार असफल हो गई, यानी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की असफलता हो गई। यानी कहने का मतलब हो गया कि डेनिश कंपनी भारत से अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही, सही बात है। और 1845 तक अपनी सारी कंपनी अंग्रेजों को बेचकर चले गए, ये भी सही है, दोनों सही है। चलिए अगला क्या कहता है, अगला कहता है 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के मंत्री फ्रेंच फोइस के प्रथम प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में, ये सही है। लेकिन सम्राट लुई 14वां के मंत्री फ्रेंच फोइस नहीं था, बल्कि कोलबर्ट था। यानी फ्रेंच फोइस नहीं, यहाँ पर अगर कोलबर्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अगर यहाँ पर कोलबर्ट रह जाता तो ये सही होता, यानी मेरा डी नंबर गलत है। हमसे पूछा क्या जा रहा था, हमसे क्वेश्चन देखिए ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा गलत। हमसे पूछा कौन गया, गलत कौन है, तो गलत हो गया डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत की यात्रा दूसरी बार कब करा। वास्को डी गामा की बात करें तो वास्को डी गामा कुल मिलाकर भारत पर 3 बार यात्रा करें, भारत में कुल 3 बार यात्रा। कब कर, एक बार किए थे 17 मई 1498 ईस्वी को, 1498 ईस्वी को। दूसरी बार भारत की यात्रा की है 1502 ईस्वी में। तीसरी बार यात्रा किया है 1524 ईस्वी में। देखिए इसमें से 2 बार पूछ चुका गया कि वास्को डी गामा भारत पहली बार कब आए थे, 17 मई 1498 में। वास्को डी गामा दूसरी बार यात्रा भारत की कब किए थे, तो 1502 ईस्वी। ये नहीं पूछा गया कि भारत की यात्रा तीसरी बार वास्को डी गामा कब किए, ये पूछ सकता, आने वाले एग्जाम में पूछने की संभावना। अभी तक वास्को डी गामा से 2 सवाल पूछ चुका है। तीसरा उसका आए थे, उसके बाद जब तीसरा बार जब वास्को डी गामा भारत आए थे उसके बाद उसका निधन हो गया था, मात्र 3 बार का ही सफर रह गया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं वास्को डी गामा भारत की यात्रा दूसरी बार कब आया था, 1502 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आपका क्लास कंटिन्यू जारी रहेगा, आपको कोई तरह का टेंशन नहीं लेना। आज किसी काम की वजह से आज थोड़ा सा कम ही पढ़ा है, लेकिन आपका पूरा प्रॉपर में चलेगा। और ये भारत का यूरोपियों का आगमन जो चैप्टर है ये 3 पार्ट में होगा। 3 पार्ट में से 2 पार्ट और लेंगे, उसके बाद आपका ख़त्म हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 पार्ट लेंगे, 4 पार्ट में आपका पूरा कंप्लीट कर देंगे। 4 पार्ट आएगा, 4 पार्ट आएगा, क्योंकि आज हम पूरा नहीं पढ़ा पाए हैं। तो 4 पार्ट आ जाएगा और 4 पार्ट को आप बढ़िया से देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। अब इससे बाहर क्वेश्चन आपका एक भी नहीं पूछेगा। चलिए आज का क्लास यहीं रखते हैं। धन्यवाद आप सभी का।